हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग बायोट सावर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन देख रहे थे उसके कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना शुरू किए थे तो हम आपको ये बात शुरू में ही बता चुके हैं। हालांकि एक बार और फिर से हम उस चीज़ को रिपीट कर देते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या था कि शुरू में हम लोग उसको जब कैटेगराइज करते हैं पढ़ने के लिए तो पहले चुंबकीय क्षेत्र हम लेते हैं एक, और उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी चार्ज पार्टिकल को हम फेंकते हैं। कोई आवेशित कण हो उसको फेंकते हैं तो उसके बाद उस आवेशित कण यानी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में एक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स का नाम हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स रखा था। और उस फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड वगैरह था क्यू भी साइन थीटा करके आया था, आप याद कीजिए। हम लोगों ने उसको पढ़ा था, ढंग से उसको कैलकुलेट किया था। लेकिन कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है उसके पास अपना भी एक फील्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वही चार्ज पार्टिकल रुका हुआ हो, स्टैटिक स्टेट में हो, तो उसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है कि विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो भी चार्ज पार्टिकल को प्रभावित करता है। तो दोनों को अगर हम लेकर के एक साथ चलें, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता था, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों के कॉम्बिनेशनल फॉर्म को हम लोग नाम दिए थे लॉरेंज फोर्स। और इस फोर्स का भी फार्मूला हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो शुरू में बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगा। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल गतिशील है, तो उसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप कहीं पर क्रिएट करते हो तो मैग्नेट जो होता है प्रभावित होता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई और वस्तु भी प्रभावित हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि चार्ज पार्टिकल चला और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हुआ तो निश्चित तौर पर चलता हुआ चार्ज पार्टिकल के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र आया और वही चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके अंदर, यानी जिस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोगों ने फेंका है, यानी कि दो चुंबकीय क्षेत्र बन गया। एक तो हम लोगों ने पहले ही दे रखा है और दूसरा चार्ज पार्टिकल को जो फेंके उसके चारों ओर आया। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। जिस प्रकार का भी फोर्स लगेगा उसका प्रकृति हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा है। तो आप ऐसे समझो कि चार्ज का फेंकने का कहानी खत्म, उसको हम लोगों ने देख लिया है। दूसरा पार्ट जो होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं बायोट सावर्ट लॉ, यानी कि हमारा ये जो धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार से जो करंट प्रवाहित हो रहा है, इसमें किसी एक पॉइंट पर इतना छोटा तार ले लिया, कहा कि इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। इसके लिए बायोट सावर्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ने के लिए, जैसे सोलेनॉइड हो गया, सोलेनॉइड के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली का, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग पढ़ते हैं एम्पियर्स लॉ। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है इसमें हम लोग तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहले चार्ज को दौड़ाते हैं, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से जो भी प्रभाव होगा उस पर, आवेश पर, उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसी के अंतर्गत साइक्लोट्रॉन भी आता है जो हम लोगों ने देखा है ना। फिर दूसरा जो आता है वो आता है अगर धारावाही चालक तार हो और इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हमें कैलकुलेट करना है, बगल में कहीं पर किसी पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग बायोट सावर्ट लॉ पढ़ते हैं और बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं कि किन किन चीज़ों पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में रिंग के बारे में पढ़ा है कि रिंग जो होता है उसके बाहर, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ज्ञात किया था, याद कीजिए। ये फॉर्मूला था B बराबर म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, अगर केंद्र पर सेंटर की अगर हम लोग बात करें, ये हमारा आया था बट्टा 2R, ऐसा करके ये सेंटर के लिए था, है ना। और जब हम ओवरऑल बात कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, ये R स्क्वायर था, डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसका पावर 3/2, ऐसा करके हमारा जो है ये फार्मूला आया था। आपको याद रहना चाहिए, इसके आगे 2 रहेगा। ये था ओवरऑल जो हम लोग किसी रिंग के बाहर हम लोग निकालते हैं तब ये फार्मूला था, और रिंग के सेंटर पर जब निकालते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला था। कैपिटल R भी लिख सकते हो, स्मॉल r भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो फार्मूला हम लोगों ने देखा था जो बायोट सावर्ट लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं,
रिंग के कारण, रिंग के केंद्र पर जो रिंग आया था, यानी कि तार को जब हम गोल बना देते हैं, रिंग यानी वृत्त बना दें, सर्किल, तो उसके कारण जो केंद्र पर आएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान वो था। और यहाँ से जो आया ये है आपका क्या चीज़, किसी भी रिंग के कारण जो उसके बाहरी किसी पॉइंट पर जो है उसके लिए है। हालांकि डायरेक्शन निकालने का भी तरीका हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको बता दें कि अगर कोई धारावाही चालक तार है और इसको हम रिंग बना दिए और ये जो करंट है वो ऐसे चल रहा है और इस पॉइंट पर हमको बोल रहा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और आपको ये भी पूछ दे कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक सदिश राशि है। और जो सदिश राशि होता है उसका कुछ डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम आपको दो सिंबल बताए थे, एक था डॉट प्रोडक्ट, एक था डॉट और एक था क्रॉस। तो डॉट का मतलब था आउटवर्ड द प्लेन, यानी प्लेन से बाहर, और क्रॉस का मतलब था इनवर्ड द प्लेन, यानी प्लेन के अंदर। तो अगर आपको इस तरह से वृत्त या तार दे दे और आपको बोले कि बताइए इस धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो आप निकाल लीजिएगा सेंटर पर ये होगा, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा, दिशा कैसे आप फाइंड आउट करोगे। हालांकि जो हम अभी रूल बताने वाले हैं वो रूल इस पर भी लागू होगा, इस पर भी। अगर बाहर भी पूछ दे फिर भी आपको वही रूल लगाना है जो अभी हम बता रहे हैं। बड़ा आसान है, सिंपल है। इसको हम लोग राइट हैंड रूल बोल सकते हैं या राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हैं। आप क्या करो, कुछ नहीं, सीधा सीधी अंगूठा ऐसे रखो और जिधर करंट चल रहा उधर की ओर आप घुमाओ। तो जैसे ही घुमाओगे अंगूठा जिधर गया वही डायरेक्शन होगा चुंबकीय क्षेत्र का। तो अंगूठा गया अंदर की ओर, इसका मतलब यहाँ पर जो होगा यानी सेंटर पर क्रॉस होगा। क्रॉस यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा किधर हो गया, इनवर्ड द प्लेन। अगर यही हमारा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा ना हो करके ऐसा होता, इस तरह से करंट चलता, तो ऐसे करंट चलेगा तो हमारा अंगूठा बाहर की ओर होगा, इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो एप्लीकेशन होता है हम लोग जो देखे थे, यानी बायोट-सावर्ट लॉ में जो हम लोगों ने देखा था रिंग के कारण सेंटर पर, सेंटर से बाहर, तो उसके कारण जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये याद होगा। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात, ये वाला चीज़ डायरेक्शन जो है ये ज़रूर याद रखिएगा। बिना डायरेक्शन का आगे काम होने वाला नहीं है ना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसीलिए आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाद में जा करके एम्पियर्स लॉ। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और इसको कवर करके रखिएगा। आज हम लोग जो बायोट-सावर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ये एप्लीकेशन तीसरा एप्लीकेशन है ना। और इस एप्लीकेशन में हमने हेडिंग बनाया है कि अगर हमको बोला जाए कि स्ट्रेट लाइन के कारण, स्ट्रेट लाइन अगर कोई तार हो यानी रिंग नहीं हो, कोई ऐसा धारावाही चालक तार है जो स्ट्रेट है, यानी वो बेंट वगैरह किया हुआ नहीं है, ऐसे बेंट नहीं है, सीधा स्ट्रेट हो, और उसकी वजह से अगर हमसे बोला जाए कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए आज हम लोग फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन भी आपको जब पूछता है प्रूफ करने के लिए तो वो 5 नंबर में पूछता है, तो इसका एप्लीकेशन आप जरूर याद रखिएगा। बायोट-सावर्ट लॉ तो याद रखना ही, साथ में इसको भी याद रखना है ना। मान लेते हैं कि हमारा एक स्ट्रेट वायर है, लेट अस सपोज कि ऐसा एक वायर है, थोड़ा मोटा करके हम बनाते हैं ताकि आपको ये वाला बात जो है, जो हम छोटा एलिमेंट वगैरह काटेंगे ये आपको समझ में आए। मान लीजिए इससे करंट जा रहा था I, लेट अस सपोज ऐसा। लेकिन अब आप सोचोगे कि स्ट्रेट वायर हो चाहे किसी भी प्रकार का वायर हो, उसके लिए तो हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ जो है फार्मूला होता है डिराइव कर ही लिए, तो फिर ये काहे को, इस फार्मूला की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए हम लोग अब जो स्ट्रेट वायर लेते हैं ना, वहाँ पर जो लिए थे एक छोटा सा एलिमेंट काटे थे, आप याद कीजिए बायोट-सावर्ट लॉ में एक छोटा सा एलिमेंट काटे थे, और उसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था वो हम लोगों ने निकाला था। इसीलिए फॉर्मूला जो था वो मैग्नेटिक फील्ड का छोटा वैल्यू दिया था, dV बराबर μ0/4 पाई, याद कीजिए। और उसके बाद आपका था यहाँ से I/dl और डिवाइड बाय ये साइन थीटा भी था साथ में आपको, और डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये छोटा मैग्नेटिक फील्ड था, यानी कि छोटा जो एलिमेंट आप काटे हो dl, इसकी वजह से हम लोगों ने निकाला था,
है ना। लेकिन अब हमसे बोल रहा है कि नहीं, छोटा एलिमेंट काट रहे हो, सिर्फ उसी का नहीं निकालना है, आपको पूरा जो ओवरऑल तार है उसकी वजह से कोई एक पॉइंट ले लो। मान लेते हैं कि हमको बोल दिया कि इस तार से एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर ये एक छोटा सा पॉइंट है और ये d दूरी पर है। इस पॉइंट पर पूरे तार की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करके बताइए। ये बात जो है अभी जो एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं इसमें हमसे पूछा जा रहा है। तो ये फार्मूला से तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये फार्मूला तो जो हम निकाले हैं ये तो सिर्फ छोटा सा के लिए निकाला गया है। हाँ, इस फार्मूला का एप्लीकेशन करके यानी इसका प्रयोग करके हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं और इसका जो फाइनल जो फार्मूला होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए उसका हम प्रयोग आपको बताते हैं। देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बोला है कि एक स्ट्रेट वायर है और इसका लंबाई क्या है हम लोगों को मालूम नहीं अभी, ठीक है, लंबाई का डिसाइड हम लोग बाद में कर लेंगे। हमको सीधा बोल रखा है कि ये जो है एक स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर से यानी कि इसका किसी भी पॉइंट से सीधा रेखा हम लेते हैं, यानी कि सीधा लाइन जो है एक पॉइंट लेते हैं जो d दूरी पर स्थित है। इतना बात आपको दे रखेगा और उसके बाद आपको बोलेगा कि इस बिंदु पर बताइए इस पूरे तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करना, सबसे पहला काम क्या करना आप कि एक छोटा सा एलिमेंट काटना, ऐसा इस वाले पॉइंट से लेकर के हम लोग इसका जो लेंथ लेंगे ये लेंथ L लेंगे और इसको हम लोग DL मान लेंगे, लंबाई को DL मान लेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये कुछ ना कुछ एंगल पर होगा, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पर है। अगर आप गौर से देखिए तो इसका थोड़ा और मोटा कर लेते हैं ताकि जो है समझ में आ जाए। ऐसा अगर आप देखो तो ऊपर वाला पॉइंट को भी आपको मिलाना पड़ेगा। तो गौर से अगर आप देखिएगा तो ये जो एंगल होगा इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा प्लस डी थीटा, सॉरी इसको हम लोग मान लेते हैं डी थीटा, है ना। ये जो है छोटा सा एंगल है ना तो इसको डी थीटा, क्योंकि इसी का हम लोग जैसे हम लोग एल लेंथ पर लेते हैं तो डी एल मानते हैं, उसी तरह से थीटा एंगल पर लेते हैं तो इसको हम लोग डी थीटा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी के रेंज में है। ये वेरिएबल है, कहने का मतलब है कि इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं और यही काम हम नीचे भी कर सकते हैं। तो नीचे 2 बार करने का जरूरत है ही नहीं, हम ऊपर का अलग नीचे का अलग क्यों निकालें। हम सीधा सीधी क्या करेंगे, नीचे से लेकर के ऊपर तक यानी कि जो एंगल होगा इस वाले इधर वाले एंगल को थीटा 1 मान लेंगे, उधर वाला एंगल को थीटा 2 मान लेंगे और थीटा 1 से थीटा 2 तक हम लोग क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे और जो भी हमको वो थीटा का वैल्यू दे रहेगा उसी के अनुसार से हम लोग बना लेंगे। तो देखो आपका यहाँ से अगर ये वाला वैल्यू जो है इसको हम एंगल ने हम लोगों ने एंगल माना है थीटा, तो एक्चुअली में आपको ये वाला लेंथ पूछेगा। चूँकि इस छोटे DL के कारण ही ना हम लोग सिर्फ बायोट-सावर्ट लॉ का प्रयोग कर सकते हैं, टोटल के कारण तो हम लोग नहीं किए हैं। तो जब इसके लिए बायोट-सावर्ट लॉ लगाइएगा तो बाद में आपको टोटल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब लगा रहे हो तो यहाँ से इस पॉइंट का दूरी कितना होगा, ये दूरी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हम इसको मान लेते हैं R, हमको दिया हुआ सिर्फ D है और एक थीटा 1 से थीटा 2 यानी जहाँ से इंटीग्रेशन करना होगा ये दिया रहेगा। तो अब हमको इस लाइन जो लाइन जो रेखा खींचे हो, एंगल भी तो यही चाहिए बायोट-सावर्ट लॉ में, हमारा ये एंगल चाहिए। इस एंगल को आप क्या बोलोगे, 90 प्लस थीटा। क्यों बोलेंगे 90 प्लस थीटा, अगर गौर से देखो तो इसको डॉट डॉट ऐसे मिलाओ तो ये 90, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो इसीलिए टोटल को बोल दिए 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस चीज़ को ऐसे ही समझ लेना। तो हमारा फिगर जो है अब बन करके तैयार हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बायोट-सावर्ट लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट नियम के अनुसार, है ना। तो बायोट-सावर्ट लॉ तो हमारा फॉर्मूला ही कहता है dV बराबर μ0
4 पाई आई डी एल बट्टा हम लोग आर का स्क्वायर लिखते हैं और साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर ये वाला एंगल लिखाएगा, ये वाला एंगल हमारा चाहिए यहाँ से। तो ये तो हो गया 90 प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये बायोट सावर्ट लॉ के हिसाब से। अब हम लोग इसी का वैल्यू वगैरह जो होता है उसको हम लोग रखने वाले हैं। तो देखो अभी पूरा नहीं आया है, ये छोटा जो लेंथ है इसकी वजह से हम लोग निकाल रहे हैं, बाद में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से आपका जो आ रहा है म्यू 0 बट्टा 4 पाई, यहाँ से डी एल आई इंटू डी एल बट्टा आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है ये होता है आपका क्या चीज़, कॉस थीटा हो जाता है। अब कहोगे ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप जाते हो तो हमारा साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना। तो साइन थीटा जो होगा वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसीलिए हम लोगों को इसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव में ही लेना है, वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रही बात कि अगर गौर से देखिए तो डीएल का वैल्यू जो है, ये डीएल तो हम लोगों ने माना है ना कि एल लेंथ पर ये डीएल का वैल्यू एक्चुअली में हमें मालूम नहीं है, ये हम लोगों ने माना है। और ये आर जो है ये भी हम लोगों ने माना है, ये हमारे पास है नहीं वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू सबसे पहले हटाने का प्रयास करेंगे, और इन दोनों के वैल्यू को हटाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इस पॉइंट का नाम हम लोग पी मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आर का वैल्यू जो होता है ये वाला वैल्यू, ये तो ऐसे ही आप हटा लोगे, है ना। इसको हटाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको हटाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल कर लो, हालांकि ये भी पता नहीं है लेकिन बाद में देखना वो अपने आप हट जाएगा। हम लोग इसका नाम रख लेते हैं ए बी, और ये पी तो है ही, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, त्रिभुज ए बी पी से हम लोग इससे बात कर लेते हैं, इस ट्रायंगल से। तो इस ट्रायंगल में अगर बात करोगे तो आप देख लो ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा कर्ण हाइपोटेनस, और ये जो हो जाएगा वो आधार, क्योंकि ये एंगल है ना। तो यहाँ से आप देख लीजिए आधार और कर्ण इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो कॉस थीटा का रिलेशन होगा। कॉस थीटा बराबर होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कॉस थीटा बराबर बेस जो है अपना वो क्या चीज़ है, डी है, और हाइपोटेनस जो है वो है अपना आर है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन कॉस थीटा, यानी कि आर का वैल्यू अगर लोगे तो डी इंटू सेक थीटा, क्योंकि 1 बट्टा कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आर का वैल्यू तो निकल गया, और वो भी डी के फॉर्मेट में हम लोग निकाल दिए, है ना। तो हमारा एक कहानी खत्म। अगर आप गौर से देखिए तो थीटा तो हमको दिया रहेगा, थीटा 1 से थीटा 2, तो अभी तो फिलहाल जो थीटा आया है उसको हम लोग लेकर के चलेंगे, और डी का वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो आर गायब हो गया। अब हमको गायब करवाना है किसको, एल को, क्योंकि एल नहीं दे रखा है। तो एल को कैसे गायब करावे, देखो तो एल को गायब, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और ये जो हो गया अपना 2 हो गया, इसको 2 मान लेना। हम लोग अब एल को गायब कराएंगे, तो एल को गायब कराने के लिए अब क्या करें हम लोग, तो देखिए फिर से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा होता है एल और डी, एल और डी इन दोनों के बीच में अगर हम लोग बात करें तो टेन थीटा आ जाएगा, यानी कि फिर से फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी। फिर इसी ट्रायंगल से बात करें तो अब हम लोग टेन थीटा ले लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी। तो बताओ यहाँ से टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर जो आएगा पी, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, एल बट्टा डी। तो यहाँ से बताइए एल बराबर क्या हो गया, डी इंटू टेन थीटा, ये हो गया। लेकिन हमको एल नहीं डी एल का वैल्यू रिप्लेस करना है, तो डी एल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों ओर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो दोनों ओर जब आप अवकलन कीजिएगा, दोनों ओर जब डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो देख लो हम किसी भी रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। चलो तो यहाँ से थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं,
अगर आपको लगे तो लिख भी सकते हो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ऐसे भी बोल सकते हो। ऐसे याद रखना dl बट्टा डी थीटा बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी टेन थीटा बट्टा डी थीटा। तो यहाँ से आप गौर से देखिए, ये तो डिफ्रेंशिएट होने वाला है नहीं, यहाँ से d जो है ये बाहर हो जाएगा, ये वाला d जो है वो डिस्टेंस वाला है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन थीटा आपको याद होगा क्या होता है इसका वैल्यू, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, याद होगा। तो यहाँ से बताइए dl का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, तो dl का वैल्यू जब आप यहाँ पर रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा d सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है ना। ये d जो है ये डिस्टेंस है, ध्यान रखना, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ठीक है। नहीं हो तो इसको घेर लेते हैं हम, ये डिफ्रेंशिएशन वाला नहीं है, ये जो है डिस्टेंस वाला है। ये हमारा आ गया dl का वैल्यू, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब बताइए 2 और 3 ये दोनों वैल्यू को उठाकर अगर हम लोग इस पर रख दे, 1 पे रख दे, तो जाहिर सी बात है ये और ये रिप्लेस हो जाएगा। अब बाद में हम उसका क्या करेंगे, टोटल ओवर इंटीग्रेशन कर देंगे, तो b का वैल्यू यानी चुंबकीय क्षेत्र p पर कितना होगा ये हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये यहाँ तक पहले आप लोग देख लो, अपना नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लो, है ना। इसको यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए पहले। चलिए, तो अब हम इसका एप्लीकेशन जो है, यानी कि जो दोनों समीकरण आया है 2 और 3 जो आया है, इन दोनों समीकरण का प्रयोग करते हुए हम वैल्यू को रखेंगे कहाँ पे, तो समीकरण नंबर 1 पर, और समीकरण नंबर 1 पर रखने के बाद इसका कैलकुलेशन ओवरऑल करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन सारे समीकरणों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो डी बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है देख लीजिए, म्यू 0 बट्टा 4 पाई, फिर उसके बाद आ रहा है आपका dl का वैल्यू कितना है देख लो वहाँ से, dl का वैल्यू है d, और ये आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बट्टा r का वैल्यू कितना है, तो r इंटू सेक थीटा, और चूंकि ये स्क्वायर है तो हम इस पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सही है, देख लो, सही है ना। तो अब हम इसका पूरा कहानी ये तो ख़त्म है, इसको तो हम लोगों ने देख रखा है, इसको मिटाते हैं और ये वाला चीज़ जो है आप ढंग से देखो। अब हम इसी को प्रोसीड करते हैं, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, और लास्ट में जो भी कंक्लूजन होगा वो आपको मिल जाएगा आराम से, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका पूरा डेरिवेशन आपको याद रखना है ना। डेरिवेशन जो है ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन डेरिवेशन अगर आप याद रखते हो तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में अगर इसका प्रूफ पूछ दिया तो आपको वहाँ पर थोड़ा सुविधा देगा। ये कॉस थीटा था, फॉर्मूला में ही था जो हम लोगों ने निकाला था। चलिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डी बी इज इक्वल टू जो आया म्यू 0 बट्टा 4 पाई, फिर उसके बाद आई डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा वो तो रहेगा ही, यहाँ से जाएगा आई डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बट्टा, इसका चूंकि ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बट्टा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो चलिए, सेक स्क्वायर थीटा खत्म, एक डी से एक डी भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से डी बी का जो वैल्यू आया है म्यू 0 बट्टा 4 पाई, और ये आपका ऊपर आ जाएगा आई, है ना, और बट्टा नीचे में d, और यहाँ से बचेगा क्या चीज़, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमको तो पूरा का चाहिए, यानी कि ओवरऑल तार की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करो तो देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसका भी हो जाएगा, और यहाँ से म्यू 0 आई बट्टा 4 पाई डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो हम थीटा 1 से थीटा 2 तक करते हैं,
एक्चुअली में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर से लेकर के इधर तक में हम मान लेते हैं ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड 0 से b तक ही रहने देते हैं, यानी फाइंड आउट करेंगे तो लास्ट में हमारा b ही आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन b ही ले लेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा एंगल जो है, नीचे का एंगल जो है, इधर का एंगल मान लेते θ1 पर है, ये वाला एंगल θ2 पर है, तो θ1 से θ2 तक हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। समझ गए? तो अब दोनों साइड आ गया। पहले देखो एलिमेंट जब एक लिए थे तो लगेगा दिमाग में कि यही कैसे हो गया, क्योंकि एक ही साइड ले रहे हैं तो पूरा तार के कारण कैसे निकलेगा। तो एक साइड में अगर मान लो ये θ1 एंगल पर है, दूसरा साइड θ2 पर है, तो θ1 से θ2 तक अगर इंटीग्रेशन करोगे तो इधर और उधर दोनों साइड का जो वायर होगा उसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकल जाएगा। अगर अब आप इसका कैलकुलेशन करो तो देख लो μ0 I 4 पाई इंटू डी, ये सब कांस्टेंट है बाहर, बदला कौन, थीटा, उसी का इंटीग्रेशन होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं अब b बराबर, क्योंकि इसका वैल्यू b हो जाएगा μ0 I बट्टा 4 पाई इंटू डी, और cos थीटा इंटू डी थीटा, यानी cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, देखो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और इसका वैल्यू जो लोगे तो यहाँ से हो जाएगा θ1 से लेकर के θ2 तक। सही है? तो अब हम इसका वैल्यू थोड़ा सा पुट करते हैं, क्या आता है, μ0 I बट्टा 4 पाई इंटू डी। अब देखिए माइनस एक काम करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, है ना। एक बार इधर से रखो तो ये हो जाएगा, हायर लिमिट रखोगे तो साइन θ2 माइनस, फिर इसका रखो तो ये हो जाएगा साइन θ1। सही है? अब हमारा यहाँ से क्या होगा, इसको हम अंदर करेंगे तो यहाँ से आपका जो आएगा ये जो एक मिनट, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम लोग इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा ये एक्सिस है, तो एक्सिस से ऊपर वाला को अगर माइनस लिए हो तो नीचे वाला को हमको प्लस में लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एक को प्लस और एक को माइनस, ये हमारा जो है मजबूरी है, ये हमें करना पड़ेगा, ऐसा है ना। तो एक काम करते हैं, हमारा जो है ऊपर वाला जो एंगल था, ऊपर वाला जो एंगल था उसको हम लोगों ने थीटा माना था, θ1 माना था, तो नीचे वाला को जो है हम लोग θ2 मान लेते हैं, तो इसको हम लोग माइनस कर लें। आप समझ जाओगे ये नीचे माइनस में है, तो अब यहाँ से अगर आप इसका वैल्यू अगर आप रखोगे, अब थोड़ा ध्यान रखना, ये माइनस में रहेगा तो जाहिर सी बात है ये माइनस θ2 हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा इसको, 4 पाई डी। अब देख इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखना, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस साइन माइनस θ2 होगा, और माइनस साइन थीटा जो होता है आपको याद होगा, ये माइनस थीटा जो होता है ये बराबर होता है साइन थीटा, सॉरी माइनस हम लोग इसका क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, ऐसा है ना। तो माइनस जब बाहर करोगे, इसका जब माइनस बाहर करोगे तो जाहिर सी बात है कि इसका माइनस बाहर होगा और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, साइन θ2, और ये माइनस है और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन θ1। एक्चुअली में इसी चीज़ को थोड़ा सा हम उलट दें, यानी कि थोड़ा कर्म वाइज इसको बना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से आपका जो आएगा ये होगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये अपना हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। किसके वजह से आ गया, तो ये जो अपना मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया, ये आया आपका एक धारावाही चालक तार, स्ट्रेट धारावाही चालक तार है, इसके कारण इस पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया, और इतना तक आप वेरीफाई कर दो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और अगर इस फॉर्मूला को याद रखते हो तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने में हमें ज़्यादा सहूलियत मिलेगा। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग अभी भी देखेंगे, आप लोग देख लीजिए, और इसको फिर से जो कॉपी पर आप लिखे हो उसको आप अपना नोट्स में इसको शामिल कर लो। ये फाइनल है, यानी ये स्टार लगा देना, ये अपना फॉर्मूला है। और जैसे वृत्त वाले को याद किए हो, यानी कि वृत्तीय तार है, उसके केंद्र पर, उसके केंद्र से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जैसे आप निकाले हो वैसे यहाँ भी आप लोगों को निकालना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप जो भी लिख रहे हो तो अपना रोक करके इसको लिख लो, लेकिन इसको कंप्लीट करो, है ना। चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक है। पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको जो है हम क्वेश्चन करवाते हैं कुछ, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है, हम लोगों ने 3 चीज़ कवर किया है।
जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा है, बायोट सावर्ट के नियम, इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ को कवर किया मुख्य रूप से। बायोट सावर्ट नियम का जो एप्लीकेशन है उसमें रिंग के कारण, रिंग के बाहर केंद्र पर और एक बाहर था, तो 2 वो रहा, और ये तीसरा था आज जो हम लोग सीखे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा और इसको आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। इसको भूल गए तो फिर बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको भूलना नहीं है ना। चलिए, तो पहले हम कुछ क्वेश्चन हम करवाते हैं, अभी हम करते हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चन आपको हम दे देंगे जो आपको करके लाना है, माने करके आपको जो है कमेंट में अपना बताना है कि इसका क्या होगा आंसर, है ना। थोड़ा अगर आप भी कैलकुलेट करते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि क्वेश्चन जो है अलग अलग सेंस में आपसे पूछ सकता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, 2 चीज़ ऐसा बताते हैं जिसको आप याद रखना उसका फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चन भी हो जाएगा और साथ में फार्मूला भी ध्यान में रखना, क्योंकि बाद में जाकर के उसको लेकर के फिर अलग से क्वेश्चन बना देगा जो फार्मूला हम अभी बताएंगे। तो हम एक काम करते हैं, जो आप थ्योरेटिकल पार्ट जो अभी पढ़ रहे हो इसको हम उसी के अंदर शामिल कर देते हैं। इसको हम शामिल कर देते हैं केस बना करके, केस 1, when wire is when infinite length wire is taken, ठीक है। अगर हमसे बोल रखा है जब अनंत लंबाई का चालक तार लिया जाए तो क्या होगा। अनंत लंबाई का चालक तार लीजिए, और अब देखिए अब क्या होगा। यानी कि जो तार था उसमें हम लोग फिक्स लेंथ रखे थे, जिसके माध्यम से हम लोग θ1 θ2 निकाल रहे थे। अब मान लीजिए अनंत लंबाई का वायर है, केस 1 में हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये तार है और ये जो है इधर से मान लो और इधर से मान लो, इधर भी अनंत पर तक है, इधर भी इनफाइनाइट तक है, ऐसा है। तो एक्चुअली में जो हम लोग फार्मूला लाए हैं, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो हमारा सूत्र था, मान लीजिए इसमें से जो है करंट आई ही फ्लो कर रहा है। अब जब हम इस पॉइंट पर काटते हैं तो आपका जो एंगल आएगा कुछ ना कुछ एंगल आएगा, मान लेते हैं थीटा। यहाँ पर काटोगे तो एंगल बढ़ जाएगा, यहाँ पर काटोगे तो एंगल बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे आप बढ़ते चलोगे इनफाइनाइट तक जाओगे तो ये एंगल तकरीबन ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं, अगर ये इनफाइनाइट पे चला गया, अगर ये वायर जो है वो अगर इनफाइनाइट पे चला गया और नीचे भी इनफाइनाइट पे चला गया तो बढ़ते 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 ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा होता है, ये वाला लाइन ऐसे ना रह करके ये वाला लाइन तकरीबन डॉट डॉट करके ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। यानी θ1 बराबर θ2 हो जाएगा और ये हो जाएगा π/2, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। मतलब एक बार ऐसे एंगल पर लिए, धीरे धीरे करके एंगल बढ़ाओ, बढ़ाते चलो तो इनफाइनाइट पे चला गया तो मतलब तकरीबन सीधा, और इस पर भी आओगे तो तकरीबन सीधा। तो तकरीबन अगर सीधा हो गया इस तरह से तो जाहिर सी बात है कि इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर लोगे तो θ1 और θ2 यानी लास्ट पॉइंट नीचे का और लास्ट पॉइंट ऊपर का, दोनों का जो एंगल बनाएगा वो कितना हो जाएगा, तकरीबन 90 डिग्री, है ना। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जब अनंत लंबाई को आप लीजिएगा वायर का तो उस समय में हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। और हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, यानी जो ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला पढ़ा है वो था μ0I/4π इंटू डी, जो भी डिस्टेंस था वो डी डिस्टेंस, और इंटू sin θ1 प्लस sin θ2, ये हमारा फार्मूला था। अब हम इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। हम इसको केस इसलिए बनाए हैं ताकि
क्वेश्चन के साथ साथ इसका एक फार्मूला जो आएगा जनरल फार्मूला, उसको भी आप याद रखें, ताकि बाद में जाकर के जब इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो और ऐसा ऐसा कई वायर जोड़ जाड़ करके अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें फंसिएगा नहीं, उलझिएगा नहीं। कौन जाएगा फिर से फार्मूला निकाले फिर लावे, उससे बढ़िया है कि अनंत लंबाई वाला फार्मूले याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा μ0I बट्टा 4π × d। यहाँ से हम इसका लिखेंगे तो ये sin 90 प्लस sin 90 यानी π/2, दोनों का तो वैल्यू बराबर हो गया। तो अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन जब कर लेते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा μ0I बट्टा 4π × d, और इसका वैल्यू हो जाता है 1 और इसका भी वैल्यू हो जाता है 1, दोनों का वैल्यू तो 1 ही रहता है। तो हम क्या करें, अब इसको जोड़ दें, ठीक है। तो μ0I बट्टा 4π × d × 2, 1 + 1 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा μ0I और बट्टा में 2π × d, ये अपना फॉर्मूला हो गया। और किसके लिए हो गया, तो इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर हो जाए तो उसके कारण जो P पॉइंट पर, यानी जो भी डिस्टेंस इसके चारों ओर कोई भी पॉइंट ले लो आप, उसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू के लिए ये फार्मूला हो गया। इसको भी एज ए जनरल रिजल्ट के रूप में, यानी कि फार्मूला के रूप में ही अगर आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभार तो डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ देता है कि इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर है तो उसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए फार्मूला आप लिखिए। तो आपको वहाँ पर डेराइव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डेरिवेशन हम किए हैं, ठीक है। आपको बस ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में देख लेना है ना। ये फार्मूला मिल गया, वो अपना आंसर हो गया। एक और बात याद रखना, यहाँ पर डी की जगह आर बी कुछ भी रख सकता है, एक्स कुछ भी रख सकता है, ठीक है। तो माने ज़रूरी नहीं है कि डी ही रखे, डी हम रखे हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, और बाद में प्रश्न में भी अलग अलग दे रखा है, ठीक है, दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ रहे आपके सामने। चलिए, एक तो ये रहा। अगर हम इसी को केस 2 बना लें, है ना, केस 2 जो है हम बना लें, और एक साइड से हम इनफाइनाइट रखें, मान लेते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि इधर से इनफाइनाइट रखें, ये वाला पॉइंट जो है इसको इनफाइनाइट रखें, और इधर वाला पॉइंट को हम फिक्स कर दें, मान लेते हैं। और यहाँ से हटाइए इस पॉइंट को, और हमको ऐसा बोल दे कि अगर मान लीजिए एक साइड जो होता है हम लोग व्हेन infinite length of wire is taken from one side, है ना, जब अनंत लंबाई का चालक तार एक भाग से लिया जाए, मतलब आप समझिएगा, हम समझा दे रहे हैं आपको कि एक साइड से लेने का तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखो, एक साइड से लेने का मतलब ये हुआ कि हम एक कॉर्नर पर, हमको पता है एक कॉर्नर हमें पता है, लेकिन दूसरा कॉर्नर का हमें कोई अता पता नहीं है, हमको उधर कोई जानकारी नहीं है। तो हम क्या करें, इस कॉर्नर पर चले जाएं और इस कॉर्नर से ठीक कुछ दूरी पर चले जाएं, और इस पॉइंट पर हमको कह रहा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा कितना होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, है ना। ये हमसे अब जो है अभी जो है हमसे पूछ रहा है। तो एक चीज़ आप गौर कीजिएगा यहाँ से, है ना, अभी अगर आप गौर कीजिएगा तो हम लोग एक्चुअली में जो हमारा डिस्टेंस होता था, ये डिस्टेंस कितना एंगल का इस पॉइंट पे बना रहा है वो निकालते थे। तो गौर से देखिए, तो ये भी इसी लाइन पर है और इसी लाइन पर वो बन रहा है, इसीलिए एक एंगल यानी ऊपर वाला एंगल थीटा का वैल्यू जो होगा, थीटा1 का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। और चूंकि दूसरा जो एंगल है नीचे भाग रहा है, तो हमारा यहाँ से थीटा2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, π/2 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब जब इसका वैल्यू उठा करके रखिएगा, तो इनफाइनाइट जो लेंथ होता है एक साइड के कारण जो लेते हो आप, और एक साइड पर फाइनाइट लेंथ हो, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा उसके लिए भी आप यही फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ वैल्यू बदल जाएगा। तो sin θ1 का वैल्यू 0 प्लस sin 90। फिर से अब यहाँ से अगर आप लो तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, μ0, यहाँ से आपका नीचे जो था वो रहेगा, ये तो खैर 0 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1। तो अपना यहाँ से जो वैल्यू आया, ये वैल्यू कितना आया,
म्यू 0 I बट्टा 4 पाई इंटू डी। यानी कि जब एक साइड से अगर आप ब्लॉक माने एक साइड से आप फाइनाइट लेंथ पे चले जाते हो, जो लंबाई हमें पता है, यानी एक लाइन ऊपर वाला काट दिए, सिर्फ नीचे वाला अगर बचा हुआ है तो ये तो अपना 90 डिग्री पर रहेगा ही, लेकिन ऊपर वाला तो खत्म हो गया। और ऊपर वाला को अगर हम मानते हैं तो वो तो 0 डिग्री पर रहेगा, तो 0 डिग्री पर रहेगा तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो एक साइड से जब इनफाइनाइट हो और एक कॉर्नर पर ही हम लोग हैं, और अब हमसे बोले कि बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए ये फार्मूला, दोनों साइड से इनफाइनाइट होगा तो उसके लिए हम लोगों ने पीछे फार्मूला देखा है। तो आपको अब थोड़ा बहुत ये वाला बात समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने जो अभी यानी कि बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करके इन लंबा जो तार होता है, सीधा तार होता है, उसके कारण किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो उस चुंबकीय क्षेत्र को निकालने का हम लोगों ने फार्मूला अभी सीखा है, हम लोगों ने ये फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, और आपको ये वाला बात समझ में आ रहा होगा। इसको भी आप एज ए फार्मूला, इसको भी एज ए फार्मूला अगर याद रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इन तमाम चीज़ों का हम एक इस्तेमाल आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल आप कैसे कीजिएगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन आपको बताते, दो एप्लीकेशन बताते हैं, बाकी आप लोग किताब उताब में देखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन किताब का भी आप लोग बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी का तो विशेष तौर पर डेफिनेटली आप बनाइए ही, है ना। तो हम उस बात पर आते हैं। पहले तो हम इसको एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वाकई इसका महत्व है क्या, है ना। जो हम लोगों ने फार्मूला अभी पढ़ा है इसका अपना कुछ महत्व होगा ना, ऐसे थोड़ी ना हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसका कुछ महत्व होगा। तो वो महत्व हम लोग अभी सीखते हैं। ठीक है, फार्मूला एकदम याद रखिए, फार्मूला नहीं याद रखोगे फिर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो है पहला जो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें है कि मान लीजिए एक धारावाही चालक तार है, ऐसा इनफाइनाइट लेंथ का है, यहाँ पर लेंथ इसका फिक्स है। यही धारावाही चालक तार आगे ऐसे मुड़ गया, वृत्त के रूप में मुड़ गया, फिर ये आगे भाग गया इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आया फिर इस तरह से और ये इधर भाग गया, और हमको बोल रखा है कि इनफाइनाइट लेंथ इधर भी है, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ, इधर भी, डॉट डॉट का मतलब समझिएगा इनफाइनाइट लेंथ है। और मान लीजिए ऐसे करंट चल रहा है, ऐसे करंट चल रहा है, आपको बोल रखा है ये जो सेंटर है, सेंटर, इस सेंटर पर आपको बोल रहा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क। हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होता है आर्क बोल दो या फिर सेमी सर्किल बोल दो, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमसे पूछ दिया है। ठीक है, आप इसका हिंदी लिख लेना, हम हिंदी बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं चाप। ठीक है, चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें, यह क्वेश्चन है। चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें, ऐसा फिगर बना दिया और आपको ये प्रश्न दे दिया। अब आपको इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, तो हल करने का तरीका सीख लो। अभी जो जितना भी फार्मूला आप पढ़े हो उस फार्मूला का एप्लीकेशन आपको सिखा रहे हैं। चलिए, आप इसको अलग अलग सेक्शन में बांट दो। ये वाला तार जो आपको दिख रहा होता है इसको एक सेक्शन मान लो, इधर वाला जो ये वाला तार है इसको दूसरा सेक्शन मान लो, और ये वाला तार को तीसरा सेक्शन मान लो। स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है और ये कर्व है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि वृत्तीय वाला का जो फार्मूला आप पढ़े थे उस वृत्तीय वाला का फार्मूला इसके लिए लगाना, और सीधा रेखा वाला जो पढ़े थे उसके लिए ये फार्मूला दोनों के लिए लगाना। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के लिए ऐसे लगाना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट का नाम हम P रख लेते हैं, एट P निकालना चाहते हैं। तो 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, 2 के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और 3 के कारण, इन तीनों को जोड़ देंगे और साथ में इसका डायरेक्शन भी हम लोग लेकर के चलेंगे। तो चलिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं। स्ट्रेट के लिए तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, म्यू 0 I बट्टा 4 पाई
इंटू डी। तो देखो डिस्टेंस तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन जब दोनों एक ही लाइन पर है, इसी लाइन के ऊपर देख लीजिए पॉइंट भी है और इसी लाइन पर हमारा करंट भी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जो साइन थीटा आप ले रहे थे तो साइन थीटा 0 और 2 का वैल्यू भी 0 होगा, 2 जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। एक्चुअली में अगर आप देखो ढंग से तो इसको 0 मान सकते हो या 180 भी मान सकते हो। कैसे? तो देख लो, अगर ऐसे घुमाते हो आप, इस तरह से घुमाते हो, ठीक है, इस तरह से अगर यही लेंथ, इसी का लेंथ भी इधर ही लेते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 और साइन 180 का वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर चलो 180 ही ले लो, इसका वैल्यू 180 ले लो प्लस साइन 180, दूसरा का भी 180 ले लो, ये आया इधर से 180, ये तो इधर है ही तुम्हारा, इस पर भी 180, ऐसे 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। अब जब ये पूरा का पूरा 0 हो गया तो कहानी खत्म। सिमिलरली इसका भी वैसा ही चलेगा, तो हम उसका वैल्यू लिखने वाले नहीं हैं, आप लोग समझ लेना, इसका हम वैल्यू लिखते हैं। तो ये जो है अपना क्या चीज़ है, ये आधा वृत्त है, पूरा वृत्त नहीं है, आधा वृत्त है। तो जब आधा वृत्त है तो वृत्त के लिए तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ाई है ना, वृत्त के केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके लिए फार्मूला क्या था, 2 और बट्टा जो भी इसका आपको आर्क दिया रहेगा, मान लीजिए रेडियस r दे रखा है, r मान लेते हैं, और ये पूरा वृत्त नहीं है, जबकि ये फार्मूला पूरा वृत्त के लिए, तो आधा के लिए करोगे तो हाफ और प्लस इसके लिए फिर 0, ये टोटल तो 0 है ही। तो बताइए b बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू 0 i और बट्टा 2, सॉरी पाई नहीं था, फार्मूला में पाई है ही नहीं, r। लेकिन अब इसका डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आपको याद होगा डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, है ना, वृत्त है, ऐसे घूमा तो अंगूठा गया अंदर, और अंदर अगर अंगूठा गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, क्रॉस। तो हम लोग इसको क्रॉस यहाँ पर लगा देंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है वो कैलकुलेट हो गया। हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप याद रखिएगा डायरेक्शन जो होता है वो लिखना नहीं होता है, आप क्रॉस या डॉट लिख दो, इससे वो पकड़ लेगा कि इनवर्ड द प्लेन है या आउटवर्ड द प्लेन है, अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, पकड़ लेगा। तो हम लोगों ने ऐसे घुमाया, करंट ऐसे जैसे चल रहा है वैसे घुमाते हैं, तो अंगूठा जिधर गया वही हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो एक प्रश्न तो ये रहा। अब हमसे अगर इसी तरह से थोड़ा सा हम प्रश्न को थोड़ा चेंज करें और इसका पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है अलग से दें और उसको हम लोग बनावें, ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोगों को ढेर सारा मिल जाएगा, किताब वगैरह में आप लोग देखिएगा, है ना, अलग अलग जो किताब होगा उसमें अगर आप देखना तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रारूप चेंज करते हैं, अलग प्रारूप में क्वेश्चन हम बनाते हैं और उसको देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन ये दूसरा है, एक स्क्वायर है, यानी तार का स्क्वायर है, ऐसे बना दिया, लेट अस सपोज ये स्क्वायर है, वर्ग, ठीक है, और मान लेते हैं इसका भुजा ए है, इधर से एक करंट चला, तो करंट जो होगा वो सर्कुलेट करेगा, मान लेते हैं बीच में कहीं बैटरी जोड़ करके करंट को दौड़ा रहे हैं, इसका करंट जो है वो करंट आई है, लेट अस सपोज, तो कहेगा आपको कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आपसे सीधा पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा क्या होगा ये ज्ञात करने के लिए हमसे पूछ दिया है। तो इसका आप हिंदी कर लोगे। अब इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए अगर गौर से देखो, चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका जो एक भुजा होगा वैसा ही सब भुजा होगा। गौर से देखो तो सब तो स्ट्रेट लाइन है, सबका सब स्ट्रेट लाइन है। तो हम इसको फिर से अलग अलग सेक्शन में बांट देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। और हम क्या करें यहाँ से कि इसका हम इस तरह से लाइन से मिला दें। तो गौर से देखो तो ये a/2 हो जाएगा, है ना। ये जो लंबाई होगा वो a/2 हो जाएगा। टोटल अगर ये है तो ये a/2 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं। और हम अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड P पर निकालते हैं तो 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण या 4 के कारण,
जो निकल के आएगा उन तमाम चीज़ों को उसका डायरेक्शन के साथ अगर जोड़ देंगे, यानी चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर के साथ अगर जोड़ देंगे तो वही अपना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक साथ पूछता है। तो हमारा जो है काम खत्म। लेकिन गौर से देखिए, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण आएगा उतना ही इसके कारण आएगा, उतना ही इसके कारण आएगा, उतना ही इसके कारण आएगा, लेकिन सबका डायरेक्शन एक नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड जब सेम है तो इसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा निकाल लेते हैं और फिर यही वैल्यू इसके कारण इसके कारण इसके कारण डायरेक्शन के साथ लिख देंगे, तो अपना ये वाला जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं 4b1 निकालते हैं यहाँ से b1 के लिए। तो b1 बराबर फॉर्मूला μ0I बट्टा, और चूँकि ये लेंथ जो होगा वो फिक्स है ना, तो हम इसको 1 के लिए निकालते हैं, इसको हम ऐसे मिला देते हैं। और आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, अपना जो लेंथ जब ऐसे मिलेगा तो ये जो होता है वो 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री होता है, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये 90, इधर भी 90, ये भी 45 होगा, और ये जो होगा ये भी 45 होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4πd और इनटू अपना जो फॉर्मूला आ रहा था sin 45 प्लस sin 45, θ1 और θ2 दोनों तो वही ना है। इधर का एंगल जो बना रहा है वो इस पॉइंट पर, इधर का एंगल भी 45, इधर का भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख दिए इसका वैल्यू। तो यहाँ से बताइए b1 का जो वैल्यू आया μ0I बट्टा 4π इंटू r, सॉरी d है ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है देख लो, डिस्टेंस जो है वो आ रहा है आपका a/2, जो दिया वो लिख देंगे। चलो हमारा sin 45 जो है इसका वैल्यू 1/√2 प्लस इसका भी हो जाएगा 1/√2। तो बताओ यहाँ से b1 बराबर क्या हो जाएगा, μ0, ये 2 दूना 4 काट दो इसको, I बट्टा 2π इंटू a, ये हो जाएगा कितना, इसको अगर जोड़ोगे तो ये भी आपका हो जाएगा 2/√2, ये और ये कैंसिल कर दो। तो b1 बराबर कितना हो जाएगा μ0I बट्टा √2 इंटू π इंटू a, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड हो गया 1 के कारण। और यही कारण माने यही वैल्यू जो होगा 2, 3, 4 तीनों के कारण होगा, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होगा। तो हम क्या करते हैं, नाउ BP इज इक्वल टू 1 के कारण पहले लिखे, तो 1 के कारण तो यही आएगा μ0I बट्टा √2 π a। अब इसके बगल में हम डायरेक्शन लिखेंगे, या तो क्रॉस होगा नहीं तो डॉट होगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा। अब कहोगे यहाँ पर तो क्रॉस डॉट का संभावना है नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वाला का क्या कहा, क्या करोगे, तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर भी वही रूल लगाएंगे घुमाने वाला। कैसे लगाएंगे बता रहे हैं, ये लाइन ऐसे सोया हुआ है, ठीक है, करंट इधर चल रहा है, तो डायरेक्शन अब जो है अंगूठा डायरेक्शन बताएगा, यानी करंट का डायरेक्शन बताएगा। इससे पहले अंगूठा क्या बताता था, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, लेकिन अब अंगूठा क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में करंट का दिशा बताएगा, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो चलिए ऐसे चलो, ये करंट का दिशा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर गया, अंदर से घूम करके बाहर आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है। तो पहले तो अंदर गया ना, तो हम इस तरह से जब अंदर भेज रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस बोल देंगे, प्लस फिर हम दूसरा के लिए भी तो मैग्नीट्यूड तो यही रखेंगे, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, इसका वैल्यू कुछ और होगा, क्रॉस और डॉट में कुछ और होगा। तो इधर है, हम करंट लेकर के चल रहे हैं, देख लो करंट ये चल रहा है, ऐसे है, करंट ये चल रहा है और ऐसे घुमाओ, तो ये भी क्या कर रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जा रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस, प्लस अब B3 का वैल्यू, इसका भी मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, इसमें तो कोई शक है नहीं, पाई इंटू ए। अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन, फिर से डायरेक्शन निकालना एकदम अनिवार्य है, डायरेक्शन गड़बड़ाना नहीं है। चलिए ये रहा, गौर से देखना, इधर तुम्हारा चल रहा है करंट इधर, अब देखो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है क्या, ऐसे घुमाए तो हमारा ये उंगली जो है बाहर की ओर आ रहा है, इसमें अंदर की ओर जा रहा था, इसमें क्या है, बाहर की ओर आ रहा है, तो उंगली जब बाहर की ओर आ रहा है इसका मतलब आउटवर्ड होगा। क्लियर है बात? फिर अगर इसका हम लोग बात करें, ये ऐसे चल रहा है, तो गौर से देखिए, अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ये भी क्या हो रहा है, बाहर की ओर घूम रहा है,
बाहर की ओर। इसमें अगर देख लो तो अंदर की ओर जा रहा था, ये था और बोर्ड के अंदर, और इसमें क्या हो रहा है, बोर्ड से बाहर ऐसे आ रहा है। तो हम लोग इसका भी अगर निकालेंगे तो μ0 I बट्टा √2 पाई इंटू ए, और ये भी हो जाएगा डॉट। तो 2 क्रॉस है और 2 डॉट है, मतलब एक किसी को आपको पॉजिटिव, देखो एक्सिस पर क्या करते हो, अंदर वाला को अगर निगेटिव लिए तो बाहर वाला को पॉजिटिव, और बाहर वाला को पॉजिटिव लिए तो अंदर वाला को निगेटिव। और चूंकि दोनों सबका मैग्नीट्यूड बराबर है और 2 क्रॉस भी है और 2 डॉट भी है, तो अगर एक माइनस प्लस लोगे तो ये दोनों तो एक दूसरे को काट देगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल होगा एट द सेंटर ऑफ, ये जो स्क्वायर होगा इसके सेंटर पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों काटा, बात समझ में आया कि एक माइनस में लोगे तो एक प्लस में, क्रॉस को अगर प्लस लोगे तो डॉट को माइनस लेना पड़ेगा, डॉट को माइनस लोगे तो क्रॉस को प्लस लेना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में तो सब एक दूसरे को काट देगा, और काट देगा तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो नेट आएगा यहाँ पर सेंटर पर वो हो जाएगा कितना, 0। तो ये इसका बेसिक कहानी है, बेसिक स्ट्रक्चर यही है जो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं। और इसके बाद और भी बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन है जो हम लोगों को करने हैं, है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास होगा ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और इसका टोटल अगर एक बार रिवीजन वगैरह करके थोड़ा सा अच्छा से तैयार करके फार्मूला वगैरह याद करके जब आप इसके प्रश्नों को अगर किताब से या फिर और भी जगह से अगर आप बनाइएगा तो हमें लगता है कि आपसे वो क्वेश्चन बनेगा ढंग से। थोड़ा उसको अगर आप बेहतर तरीक़ा से थोड़ा सा अगर रिवाइज करके अगर देखना तो आपसे वो चीज़ 100% हल होगा, ठीक है। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फैसिनेटिंग है। अगर थोड़ा इसमें अपना इंटरेस्ट जोड़ करके अगर आप सीखना चाहो तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है न्यूमेरिकल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो अपना परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, तो आप लोग इसको देखना, ठीक है। तो आज का कहानी हम यहीं पर समाप्त कर दे रहे हैं। आज के बाद जो एक्स्ट्रा जो अगला पार्ट होगा, यानी कि न्यूमेरिकल का 1-2 न्यूमेरिकल कहोगे तो और हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कमेंट में ज़रूर आप बताना, अगर कहोगे तो और 2-4 न्यूमेरिकल हम देख लेंगे, और भी न्यूमेरिकल आपको बता देंगे, और साथ में कहोगे तो दे भी देंगे बनाने के लिए। लेकिन कम से कम यहाँ तक जो फार्मूला हम बताए हैं, जो आपको तरीका बताएं, वो सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। 1-2 बार आप किताब ज़रूर पढ़ना और उसके बाद इसको आप मैच करवाना उसमें, ठीक है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ जो है पढ़ना है और ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। तो 2-3 बार जो है किताब ज़रूर पढ़ना, किताब नहीं पढ़ोगे तो फिर समस्या खड़ा हो जाएगा। तो ये रहा आपका आज का पूरा टॉपिक जो हम लोगों को देखना था। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा उसको हम अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पहले क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम आएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।